नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मकान मालकिन। पिछले 2 हफ्ते से राजीव एक धर्मशाला में रह रहा था। वह अपने लिए एक किराए का मकान देख रहा था। दफ्तर से छुट्टी होने के बाद वह मकान ही देख रहा था। उसने कई लोगों से मकान के लिए बोल रखा था। उनमें से ही एक होटल वाला था जहां पर वह रोजाना खाना खाने जाता था। आज होटल का मालिक बता रहा था कि अनुपम स्वीट्स के पास वाली गली में एक मकान है। 2 कमरे हैं, बस एक ही कमी है, उसकी मकान मालकिन बहुत खड़ूस है। होटल वाले ने इसका एक हल निकाला था कि मकान ले लो और साथ में दूसरा मकान भी देखते रहो। उस मकान में कोई 2 महीने से ज्यादा नहीं रहा है। राजीव ने कहा, तुम मकान बता रहे हो या डरा रहे हो? मैं उस मकान को देख लूंगा, धर्मशाला से तो बेहतर ही रहेगा। अगले दिन ऑफिस के बाद राजीव अपने एक दोस्त सुनील के साथ मकान देखने चला गया। मकान उसे पसंद आ गया, पर मकान मालकिन ने यह कहकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि रात को 10 बजे के बाद गेट नहीं खुलेगा। राजीव ने सोचा, मेरा तो काम ही ऐसा है जिसमें अक्सर देर रात हो जाती है। वह बोला, आंटी, मेरा तो काम ही ऐसा है जिसमें अक्सर रात को देर हो सकती है। ठीक है बेटा, आंटी बोली, अगर पसंद ना हो तो कोई बात नहीं। राजीव कुछ देर खड़ा रहा और बोला, आंटी, आप उस हिस्से में एक गेट और लगवा दो, उसकी चाबी मैं अपने पास रख लूंगा। आंटी ने अपनी मजबूरी बता दी, मेरे पास खर्च करने के लिए एक भी पैसा नहीं है। राजीव ने गेट बनाने का सारा खर्च खुद उठाने की बात की तो आंटी राजी हो गई। इसके साथ ही उसने झगड़े की जड़ पानी और बिजली के कनेक्शन भी अलग करवा लिए। दोनों जगहों के बीच दीवार खड़ी करवा दी, उसमें दरवाजा भी बनवा दिया, लेकिन दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। सारा काम पूरा हो जाने के बाद राजीव मकान में आ गया। उसने मकान मालकिन द्वारा कही गई बातों का पालन किया। राजीव दिन में अपने मकान में कम ही रहता था। खाना भी वह होटल में ही खाता था। हाँ, रात में वह जरूर अपने कमरे पर आ जाता था। उसके हिस्से में खटखट की आवाज से आंटी को पता चल जाता और वे आवाज लगाकर उसके आने की तसल्ली कर लेती। आंटी का नाम पूनम देवी था। वे अकेली रहती थी। उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं। आंटी के पति की मौत कुछ साल पहले ही हुई थी। उनकी मौत के बाद वे दोनों बेटियां उनको अपने साथ रखने को तैयार थीं, पर वे खुद ही नहीं रहना चाहती थी। जब तक शरीर चल रहा है तब तक क्यों उनके भरे पूरे परिवार को परेशान करें। अपनी माँ के एक फोन पर वे दोनों बेटियां दौड़ी चली आती थीं। आंटी और उनके पति ने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाला था। उनके पास अब केवल यह मकान ही बचा था, जिसको किराए पर उठाकर उससे मिले पैसे से उनका खर्च चल जाता था। एक हिस्से में आंटी रहती थी और दूसरे हिस्से को वो किराए पर उठा देती थी। पर एक मजदूर के पास मजदूरी से इतना बड़ा मकान नहीं हो सकता। पति पत्नी दोनों ने खूब मेहनत की और यहाँ जमीन खरीदी। धीरे धीरे इतना कर लिया कि मकान के एक हिस्से को किराए पर उठाकर आमदनी का एक जरिया तैयार कर लिया था। राजीव अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। नौकरी पर वह यहाँ आ गया और आंटी का किराएदार बन गया। दोनों ही अकेले थे। धीरे धीरे माँ बेटे का रिश्ता बन गया। घर के दोनों हिस्सों के बीच का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, हमेशा खुला रहा। राजीव को कभी ऐसा नहीं लगा कि आंटी गैर हैं। आंटी के बारे में जैसा सुना था वैसा उसने नहीं पाया। कभी कभी उसे लगता कि लोग बेवजह ही आंटी को बदनाम करते रहे हैं, या राजीव का अपना स्वभाव अच्छा था।
जिसने कभी ना बोलना ही नहीं सीखा था। आंटी जो भी कहती उसे वह मान लेता। आंटी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती, पर राजीव को उनकी खुशी खोखली लगती, जैसे वे जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रही हो। उसे लगता कि ऐसी जरूर कोई बात है जो आंटी को परेशान करती है। उसे वे किसी से बताना भी नहीं चाहती हैं। उनकी बेटियां भी अपनी माँ की समस्या किसी से नहीं कहती थी। वैसे दोनों बेटियों से भी राजीव का भाई बहन का रिश्ता बन गया था। उनके बच्चे उसे मामा मामा कहते नहीं थकते थे, फिर भी वह एक सीमा से ज्यादा आगे नहीं बढ़ता था। लोग हैरान थे कि राजीव अभी तक वहां कैसे टिका हुआ है। आज रात राजीव जल्दी घर आ गया था। एक बार वह जाकर आंटी से मिल आया था, जो एक नियम सा बन गया था। जब वह देर से घर आता था तब यह नियम टूटता था। हाँ, तब आंटी अपने कमरे से ही आवाज लगा देती थी। रात के 11 बज रहे थे। राजीव ने सुना कि आंटी चीख रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वह मेरे बच्चे को मुझसे छीन नहीं सकता। वे चीख रही थी और रो भी रही थी। पहले तो राजीव ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, पर आंटी की चीखें बढ़ती ही जा रही थी। इतनी रात को आंटी के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। भले ही उनके बीच माँ बेटे का अनकहा रिश्ता बन गया था। राजीव ने अपने दोस्त सुनील को फोन किया और कहा, भाभी को लेता आ। थोड़ी देर बाद सुनील अपनी बीवी को साथ लेकर आ गया। आंटी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। यह उनके लिए हैरानी की बात थी। तीनों अंदर गए। राजीव सबसे आगे था। उसे देखते ही पलंग पर लेटी आंटी चीखी, तू आ गया। मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर अपनी माँ की सुनेगा और आएगा। उन्होंने तुझे छोड़ दिया। आजा बेटा, आजा, मेरी गोद में आजा। राजीव आगे बढ़ा और आंटी के सिर को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगा। आंटी को बहुत अच्छा लग रहा था। उनको लग रहा था जैसे उनका अपना बेटा आ गया। धीरे धीरे वे नॉर्मल होने लगी। सुनील और उसकी बीवी भी वहीं आकर बैठ गए। उन्होंने आंटी से पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने टाल दिया। वे राजीव की गोद में ही सो गईं। उनकी नींद को डिस्टर्ब ना करने की खातिर राजीव वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सुनील और उसकी बीवी चले गए। राजीव रात भर वहीं बैठा रहा। सुबह जब आंटी ने राजीव की गोद में अपना सिर देखा तो राजीव के लिए उनके मन में प्यार हिलोरे मारने लगा। उन्होंने उसको चाय नाश्ता किए बिना जाने नहीं दिया। राजीव ने ऑफिस पहुंचकर आंटी की बड़ी बेटी को फोन किया और रात में जो कुछ हुआ सब बता दिया। फोन सुनते ही बेटी शाम तक घर पहुंच गई। उस बेटी ने बताया, जब मेरी छोटी बहन 5 साल की हुई थी तब हमारा भाई लापता हो गया था। उसकी उम्र तब 3 साल की थी। माँ बाप दोनों काम पर चले गए थे। हम दोनों बहनें अपने भाई के साथ खेलती रहती, लेकिन एक दिन वह खेलते खेलते घर से बाहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उस समय बच्चों को उठा ले जाने वाले बाबाओं के बारे में हल्ला मचा हुआ था। यही डर था कि उसे कोई बाबा ना उठा ले गया हो। माँ कभी कभी हमारे भाई की याद में बहक जाती है, तभी वे परेशानी में अपने बेटे के लिए रोने लगती हैं। आंटी की बड़ी बेटी कुछ दिन वहीं रही। बड़ी बेटी के जाने के बाद छोटी बेटी आ गई। आंटी को फिर कोई दौड़ा नहीं पड़ा। 2 दिन हो गए आंटी को, राजीव नहीं दिखा। खट खट की आवाज से उनको यह तो अंदाजा था कि राजीव यहीं है, लेकिन वह अपनी आंटी से मिलने क्यों नहीं आया, जबकि वह रोज एक बार जरूर उनसे मिलने आ जाता था। उसके मिलने आने से ही आंटी को तसल्ली हो जाती थी
कि उनके बेटे को उनकी फिक्र है। अगर वह बाहर जाता तो कहकर जाता, पर उसके कमरे की खटखट बता रही थी कि वह यहीं है। तो क्या वह बीमार है? यही देखने के लिए आंटी उसके कमरे पर आ गई। राजीव बुखार में तप रहा था। आंटी उससे नाराज हो गई। उनकी नाराजगी जायज थी। उन्होंने उसे डांटा और बोली, तूने अपनी आंटी को पराया कर दिया। वे राजीव की तीमारदारी में जुट गईं। उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे माँ बाप जब तक आएंगे तब तक हम ही तेरे अपने हैं। राजीव के ठीक होने तक आंटी ने उसे कोई भी काम करने से मना कर दिया। उसे बाजार का खाना नहीं खाने दिया। वे उसका खाना खुद ही बनाती थी। राजीव को वहां रहते तकरीबन 10 महीने हो गए थे। समय का पता ही नहीं चला। वह यह भी भूल गया कि उसका जन्मदिन नजदीक आ रहा है। उसकी मम्मी कविता ने फोन पर बताया था, हम दोनों तेरा जन्मदिन तेरे साथ मनाएंगे। इस बहाने तेरे मकान भी देख लेंगे। आज राजीव की मम्मी कविता और पापा किशनलाल आ गए। उनको चिंता थी कि राजीव एक अनजान शहर में कैसे रह रहा है। वैसे राजीव फोन पर अपने और आंटी के बारे में बताता रहता था और कहता था, मम्मी मुझे आप जैसी ही एक माँ और मिल गई है। फोन पर ही उसने अपनी मम्मी को यह भी बताया था, मकान किराए पर लेने से पहले लोगों ने मुझे बहुत डराया था कि मकान मालकिन बहुत खड़ूस है, ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तब उसकी मम्मी बोली, बेटा जब खुद अच्छे हो तो जग अच्छा होता है। हमें जग से अच्छे की उम्मीद करने से पहले खुद को अच्छा करना पड़ेगा। तेरी अच्छाइयों के चलते तेरी आंटी भी बदल गई हैं। अपने बेटे के मुंह से आंटी की तारीफ सुनकर वे भी उनसे मिलने को बेचैन थी। राजीव माँ को आंटी के पास बैठाकर अपने ऑफिस चला गया। दोनों के बीच की बातचीत से जो नतीजा सामने आया वह हैरान कर देने वाला था। राजीव के लिए तो जो सच सामने आया वह किसी बम धमाके से कम नहीं था। उसकी आंटी जिस बच्चे के लिए तड़प रही थी वह खुद राजीव ही था। माँ ने अपने बेटे को उसकी आंटी की सच्चाई बता दी और बोली, बेटा यही तेरी माँ है। हमने तो तुझे एक बाबा के पास देखा था। तू रो रहा था और बार बार उसके हाथ से भागने की कोशिश कर रहा था। हमने तुझे उससे छुड़ाया। तेरे माँ बाप को खोजने की बहुत कोशिश की पर वे नहीं मिले। हमारा खुद का कोई बच्चा नहीं था। हमने तुझे पाला और पढ़ाया। जिस दिन तू हमें मिला हमने उसी दिन को तेरा जन्मदिन मान लिया। अब तू अपने ही घर में है। हमें खुशी है कि तुझे तेरा परिवार मिल गया। राजीव बोला, आप भी मेरी माँ हैं। मेरी अब 2 माएँ हैं। इसके बाद घर के दोनों हिस्से के बीच की दीवार टूट गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।